सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि मेरा कनाडा का विजिट वीजा भाई रिफ्यूज हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार होंगे। तो गाइस आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो भाई, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। ठोको सब्सक्राइब ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँ। गाइस लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी भाई कि कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें मैं आप इस पर लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मैंने बताया कि भाई आजकल जो लोग बहुत सारी बातें करते हैं बस कि आप अप्लाई करो और ठग से आपका वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, आपको लिंक भी दे दूंगा तो आप जाके देख लीजिएगा। आज जो टॉपिक है वो ये है कि भाई जो मैंने बताया था कि मैंने अपना कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई किया था, उसका रिजल्ट क्या बना। तो भाइयों उसके लिए जो है बहुत सारी मैंने मेहनत की थी, बहुत कुछ किया था और बहुत डिटेल में सब जाके मैंने वर्किंग की। लेकिन सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि मेरा कनाडा का विजिट वीज़ा भाई रिफ्यूज हो गया। बहुत मेहनत की थी भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन दिल टूट गया। जो लोग जाना चाहते हैं और जो अप्लाई करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसा दिल टूटा होगा जब मेरा विजिट वीज़ा हुआ रिफ्यूज़। अब वो क्यों हुआ रिफ्यूज़, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ताकि आप भी जब अप्लाई करें तो खास ख्याल रखें। लेकिन मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि भाई 90% आपका लक, आप सारी चीज़ें भी पूरी कर लो, तमाम चीज़ें आप पूरी कर लो, लेकिन अगर आपका लक है तो आपका लगेगा, अदरवाइज भाई नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा का ये सीन है, इतना आसान नहीं है। बस अगर जिसका लग गया ठप्पा, किस्मत में वहाँ लग गया, जिसका नहीं लग रहा कुछ भी कर ले नहीं लगेगा। तो बहरहाल भाई मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि भाई मैंने कनाडा से मंगवा लिया इनविटेशन। 1 महीने की मेहनत की, मेरी फील्ड से रिलेटेड एक ट्रेनिंग थी कनाडा में, मैंने वहाँ थोड़ा दिमाग चलाया, उनसे ईमेल पे उनकी वेबसाइट पे जाके डिटेल्स निकाली, कॉन्टैक्ट्स निकाले और उनको ईमेल्स की कि भाई मुझे चाहिए इनविटेशन, मैं ये ट्रेनिंग कोर्स करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड एचएससी है, सेफ्टी मेरी फील्ड है और उससे रिलेटेड ये कोर्स बहुत काम का है, मुझे करना है। तो भाई फाइनली बड़ी मुश्किल से जो है मुझे वो लेटर मिला। पहले तो वो नहीं दे रहे थे कि भाई हम नहीं दे सकते इस तरह, लेकिन फाइनली उन्होंने दे दिया। मैंने काफ़ी इंसिस्ट किया तो वहाँ से इनविटेशन लेटर आ गया। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई आप अगर इनविटेशन लेटर मंगवा लो तो आपका केस बहुत सॉलिड हो जाता है, ऐसा है भी। लेकिन वही बात कि भाई इट्स टोटली डिपेंड ऑन द लक। तो बहरहाल भाई मैंने फिर मंगवा लिया इनविटेशन लेटर। उसके बाद भाई मैंने मोर देन 3 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट भी कर ली भाई। बड़ी मुश्किल से जो है मैंने बैंक स्टेटमेंट की, मोर देन 3 मिलियन के बस किसी तरह लग जाए, क्योंकि 30 लाख 25 लाख बहुत होती है, लेकिन मैंने फिर भी मोर देन 3 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट भी बना ली। अच्छा उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी सारी डिग्रियाँ और आपके क्या कहते हैं एमआरसी एफआरसी, अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी, फिर एफआरसी और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ उसमें लगी। फिर मैंने एक प्रूफ ऑफ फंड जैसे मैंने दिखाया, इस तरह अगर प्रॉपर्टी तो वो शो करानी पड़ती है, अगर आपके पास गाड़ी है वो भी शो कराओ तो क्या ताकि उनको लगे कि भाई ये बंदा स्ट्रांग है। हाँ उसके बाद जॉब की सारी सैलरी स्लिप, टैक्स रिटर्न, जितने भी आप टैक्सेस पे करते हैं और जो आप जॉब कर रहे हैं उसकी 3 मंथ्स की सैलरी होती है, सारी डिटेल्स होती है उसके अंदर, तो वो भी सारी मैंने निकाली और जमा कराई। और उसके अलावा मैंने जो है सारा काम करवाया अपने कंसल्टेंट के थ्रू, उसमें अच्छा प्रोफाइल बनाया, उसमें हम लिखते हैं कि भाई पर्पज ऑफ विजिट क्या है और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, तो सारी मैंने भाई कर ली। मेरा इन्विटेशन भी आ गया, मैंने प्रूफ ऑफ फंड भी जमा करा दिखा दिए। उसके बाद मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर ली, अपनी सारी डिग्रीज वगैरह, सारे वर्क जितने भी मेरे एक्सपीरियंस थे वर्क का, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने दे दिया। एक कहते हैं ना कंप्लीट प्रोफाइल जिसकी होती है, मतलब कि कोई कमी नहीं छोड़ी भाई। और सब कुछ करके फाइनली मैंने जमा कराया। मैंने होप की कि बस मेरा किसी तरह हो जाएगा। तो भाई 2.5 महीने बाद मुझे रिस्पांस मिला। ये रिफ्यूज़ल लेटर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो भाई उन्होंने कर दिया रिफ्यूज़, और बिना किसी वजह के कि भाई आप जो है बस जस्टिफाई नहीं करते और आपका वीज़ा नहीं लगाया, मतलब कोई वजह नहीं बनती। आप वहाँ ये लिखते भाई फाइनेंशियल रीज़न था, वो भी मेरा पूरा था, इन्विटेशन था, हाँ मेरी हिस्ट्री नहीं थी। लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी तो उसमें मेंशन करते थे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हमें लगता कि आप जाके वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि वो रिफ्यूज़ किस बात पे करते हैं, वो ये डरते हैं कि बंदा भाई यहाँ पे आ जाएगा और स्लिप हो जाएगा। समझ रहे आप बात? तो मैंने तो जॉब, मेरी अच्छी जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी मैंने सैलरी स्लिप लगाई, मैंने सारे टैक्स रिटर्न भरे, फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट शो कराया, फिर मैंने फैमिली का बताया मैरिड हूँ, मैंने एमआरसी डाला। बाद फिर मैंने एडिशनल काम ये किया कि मैंने अपनी वाइफ से एक स्टेटमेंट दिलवाई कि भाई ही इज़ माई हस्बैंड और ये जा रहे हैं विजिट के लिए और वापस आएंगे, बाकायदा स्टैम्प पेपर पे साइन भी करवाया। तो ये प्रूफ ऑफ फंड आपको देने पड़ते हैं। तो बहुत कुछ मैंने ये सब कुछ किया, करने के बाद मैंने अप्लाई किया, 2.5 महीने उसका वेट किया और जनाब वो हो गया रिफ्यूज़ बिना किसी रीज़न के। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं बेशक। देखें आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, 90% आपका लक है।
और उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं, बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड्स, आपके डॉक्यूमेंटेशन, इनविटेशन लेटर, ये सारी चीज़ें आती हैं भाई वो बाद में। पहले क्या है आपका लक। तो जैसे मेरे केस में ये हुआ कि मेरे पास तो सारी चीज़ें थी, अगर वो देखते सारी चीज़ें प्रॉपर तो वीज़ा लग सकता था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, बगैर किसी रीज़न के मेरा रिफ्यूज़ कर दिया। ये सारी चीज़ें मेरे काम नहीं आई। तो भाई जो लोग जो बातें कर रहे हैं कि भाई बस आप अप्लाई करो और वीज़ा लग जाएगा, और ख़ासतौर पर कुछ कंसल्टेंट भी हैं और टिकटॉक पे भी मैं देख रहा हूँ कि वो सिर्फ पैसे के चक्कर में ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप बहुत सोच समझ के अप्लाई करें, देख दाख के अप्लाई करें। तो भाई जो लोग जो बातें कर रहे हैं कि भाई बस आप अप्लाई करो और वीज़ा लग जाएगा, और ख़ासतौर पे कुछ कंसल्टेंट भी हैं और टिकटॉक पे भी मैं देख रहा हूँ कि वो सिर्फ पैसे के चक्कर में ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप बहुत सोच समझ के अप्लाई करें, देख दाख के अप्लाई करें, क्योंकि पैसा भाई आसानी से कमाया नहीं जाता। अगर आप बजट अप्लाई करते हैं तो उसकी अपनी फ़ीस है, $185 उसकी फ़ीस है। उसके बाद फिर कंसल्टेंट भी आपसे लेता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वो भी ले लेते हैं। और उसके बाद जब आपका रिफ्यूज़ होता है तो आपको बहुत दुख होता है। ट्राई करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा भाई आप ट्राई ना करो, आप ट्राई करो, क्या पता लक आपका काम आ जाए और आपका वीज़ा लग जाए और आप पहुंच जाएं भाई कनाडा। तो कनाडा बहुत ज़बरदस्त प्लेस है रहने का, और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। शुरू में थोड़ी स्ट्रगल होती है भाई, आप कहीं भी जाएंगे शुरू में थोड़ी स्ट्रगल है, लेकिन आप कनाडा की खास बात ये है कि आप अपने विजिट वीज़े को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में। कहीं भी ऐसा नहीं है सिवाय कनाडा के। कनाडा में आप जाएं, आप विजिट पे जाएं, और पहले तो आप वहाँ जॉब सर्च करें, ठीक है, आप जॉब सर्च करें। अगर आपको जॉब मिल गई तो आप अपना कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क परमिट में विजिट वीज़े को, और वहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा काम भी हो रहा है, 2 नंबर काम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे। आप खरीद भी सकते हैं 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख की वहाँ पे जॉब भी खरीद सकते हैं। तो भाई मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल करते हैं और पूछने लग जाते हैं कि भाई ऐसा क्या है वैसा क्या है। मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, उसी से मैंने सीखा और मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ, बल्कि आपको भी अगर आप अप्लाई करें तो आपको पता हो यार, माइंड क्लियर हो आपका। कि बहुत सारे लोग उम्मीद लगा लेते हैं कि भाई मैंने कंसल्टेंट के थ्रू करवाया और पैसे भी लगाए, बैंक स्टेटमेंट भी बनाया, और फिर वो रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर अप्लाई नहीं करते, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस पे चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। तो भाई इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कनाडा का विजिट वीज़ा ओनली डिपेंड ऑन द लक, ठीक है। हाँ, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इन केस अगर वो चेक कर लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, आपकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, तो भाई वो फिर आसानी हो जाती है इस चीज़ के लिए, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपकी जो है जॉब अच्छी होनी चाहिए, आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका पर्पज ऑफ विजिट जो है वो क्लियर हो, वाजे, उसमें एक एक चीज़ डिफाइन हो, बाकायदा आपका डे वाइज वहाँ पे जो है प्लान दिया हो पर्पज ऑफ विजिट में। बस बात को याद रखिएगा कि कनाडा का जो विजिट आपने अप्लाई करना है, आपने जो पर्पज ऑफ विजिट बताना है, उसमें आप डे 1 में क्या करेंगे, डे 2 क्या करेंगे, डे 3 क्या करेंगे, डे 4 क्या करेंगे, 7 से 10 दिन का आप जो है ट्रिप प्लान करें, और उसमें बताएं आप कौन से होटल में रुकेंगे, होटल बुकिंग आपको दिखानी पड़ेगी। ये सब मैंने किया था, सब ईच एंड एवरीथिंग मैंने किया था, फिर भी रिफ्यूज़ हो गया बिना किसी वजह के, बिना किसी वजह के रिफ्यूज़ हुआ। मेरा स्टेटमेंट भी था, सब कुछ था, तो उसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं दिया कि बस उन्होंने बोला कि भाई हमें लगता है वापस आएंगे और हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं, जबकि उसमें कोई फाइनेंशियल रीज़न नहीं था, कोई दूसरा कोई रीज़न नहीं था। गाइस होपफुली आप समझ गए होंगे भाई, कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना इतना आसान नहीं जितना आजकल के लोग कह रहे हैं और कंसल्टेंट कह रहे हैं। अप्लाई करें, देख के करें, अपनी किस्मत आजमाएं, क्या पता लग जाए और वहाँ जाएं तो जाके आपकी ज़िंदगी बदल जाए। और वहाँ जाने के बाद किस तरह के स्टेप है, आपने क्या करना है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।